चलिए तो ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। कौन सा चैप्टर? फ्रिक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव में होने हैं भाई। कैसे होने हैं एग्जाम? ऑब्जेक्टिव में वैसे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में होने हैं एग्जाम। हाँ सर, मोबाइल में दिया जाता है। हाँ देखो मोबाइल में दिया। सर कुछ बोल रहा हो सर, बोल रहा है अगर एग्जाम दे रहे हो, अगर इधर उधर हुआ हाँ तो फेल तो नहीं करेगा, काउंट किया जाएगा कि कौन जो है कितनी बार अपना सर इधर उधर किया है। हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, मेरा फ्रेंड जो है खराब एक बार कल बोलना बोर्ड का एग्जाम हिंदी होए, आपका चेहरा दिखना चाहिए। कल छुट्टी था सर। हाँ सिर्फ मोबाइल को दीजिएगा। कल छुट्टी था। हाँ कल मैं था नहीं ना। बुलाए दे ग्रुप में जोड़ना है। नहीं ये बीटेक वाले ग्रुप में है एक्चुअली, मैं उसमें इन्फॉर्म करना भूल गया था। चलो ठीक है कोई बात नहीं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज। देखो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं अपन फ्रिक्शन का। कौन से चैप्टर का? फ्रिक्शन का ऑब्जेक्टिव। चलिए जी सर, क्वेश्चन देखिए। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज द अपोजिट ऑफ द व्हाट। हमने देखा था कि हम आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है? पीछे। तो मतलब मोशन जिस डायरेक्शन में हम मोशन कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बोलो आया ना? तो कह रहा है कि फ्रिक्शन जो होता है वो किसके अपोजिट होता है? चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन है। एक है मोशन, अरे एक है मोशन, दूसरा है फोर्स अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे क्या उसके अपोजिट होता है, या फिर ये फोर्स अप्लाइड है। तीसरा ऑप्शन है मोशन एंड फोर्स अप्लाइड, ये दोनों। और चौथा है नॉन ऑफ द एबव, कोई नहीं। तो कौन सा होगा? बोथ। हाँ सर। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जिस तरफ मोशन करती है बॉडी उसके अपोजिट में लगता है। बोला है ना? तो हमेशा जिस तरफ मोशन बॉडी करती है उसके अपोजिट लगता है, और हमारा आंसर मोशन होता है। हमारा आंसर बोथ नहीं होता है, फोर्स अप्लाइड नहीं होता। फोर्स अप्लाइड जिस तरफ हम कर रहे हैं, जिस तरफ हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने बॉल में देखा था, हम घुमा के फेंक रहे थे। ठीक है, घुमा के फेंकने की रोलिंग करने के केस में ना, जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे होते हैं उल्टा डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं, लेकिन फिर बोलना पीछे लगता है सर। बोलो पीछे लगता है। तुमने पैडल लगाया, पैडल चलाया, पैडल मारते हो किस तरफ मारते हो? आगे की तरफ। फ्रिक्शन तो उसके हिसाब से तुम जिस तरफ धक्का दे रहे हो तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? पीछे। तो फ्रिक्शन तो आगे लगता है। गाड़ी का पहिया आगे चलता है, गाड़ी का पहिया आगे चलता है और फ्रिक्शन भी आगे लगता है। तो क्यों हो जाएगा बोथ? साइकिल को तुम धक्का दे रहे हो, आगे की तरफ धक्का दे रहे हो, लेकिन फ्रिक्शन तो उसमें आगे ही लग रहा है। तो क्यों बोथ बोला? दिमाग लगाते नहीं हो, बोल देते हो बस। तो देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या रहा है। द डायरेक्शन। ओ भाई इधर 2008 में क्वेश्चन पूछा, बताइए। 2007 का क्वेश्चन देखो। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज। किसके अपोजिट होता है? मोशन के अपोजिट होता है फ्रिक्शन। अरे फ्रिक्शन किसके अपोजिट होता है? मोशन के। क्वेश्चन में देखो ऑप्शन में, हाँ फ्रिक्शन जो होता है ना, फ्रिक्शन किसके अपोजिट होता है? मोशन के अपोजिट होता है ना। ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। अपोजिट टू फोर्स अप्लाइड, अभी हमने गलत किया था। अपोजिट टू द मोशन, अभी सही किया था। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, जिधर फोर्स अप्लाई किया उधर ही फ्रिक्शन होता है। हमेशा होता है क्या? नहीं होता है। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस तरफ मोशन कर रहा है उसी के डायरेक्शन के तरफ होता है क्या? हमेशा नहीं होता। साइकिल ओवरऑल साइकिल चल रहा है लेकिन पहिया तो उल्टा घूमता है ना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा अपोजिट टू द मोशन। क्या हो जाएगा? अपोजिट टू द मोशन।
ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑन लाइन अबव द अदर डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू आता है, उसका मैग्नीट्यूड जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एफ आता है, उसका मैग्नीट्यूड जो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ होता है, और आर जो है इनका नॉर्मल होता है। तो जो एफ आता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आता है, वो किस पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो, दो बॉडी जब आपस में घर्षण करती हैं तो इनमें किसमें फोर्स वो क्या कहते हैं, किसमें फोर्स ज्यादा लगेगा? अगर ये प्लेन रहे, दोनों प्लेन है, दोनों अगर प्लेन है तो फ्रिक्शन कम लगेगा। जैसे ये प्लेन है ना, इसके ऊपर प्लेन बॉडी, इसके ऊपर ये प्लेन बॉडी मैंने लगाया, मान लो तो ये स्लिप कर जाएगी, बोला आया ना। अगर एक बॉडी अगर प्लेन है, दूसरा बॉडी मान लो कि मैंने कुछ रुखरा सा बॉडी ले लिया, तो थोड़ा सा घर्षण करेगी, थोड़ा टाइम लेगी, है ना, स्लिप नहीं करेगी। और अगर दोनों के दोनों बॉडी मैंने रफ ले लिया तो फिर ज्यादा बॉडी, ज्यादा फोर्स चाहिए, बोलो है ना। पत्थर को पत्थर में रगड़ेंगे, है ना। सरफेस अगर प्लेन नहीं रहा मान लो, या एक बॉडी का सरफेस अगर प्लेन नहीं है तो वो रफनेस होगा ना, उस पर रफ होगा, रफ होगी बॉडी, है ना, रुखरा बॉडी। वही सही पकड़े हैं वही वाला। तो उस बॉडी पे, और एक जो है रफनेस है बॉडी पे, एक रफ बॉडी है, दूसरी भी रफ बॉडी है। अब दोनों को रगड़ेंगे तो और ज्यादा फोर्स लगेगा, समझ रहे हो? तो मतलब दोनों बॉडी के प्लेन के ऊपर डिपेंड करता है, ये बॉडी कितने प्लेन है, कितना रफ है, दोनों बॉडी के प्लेन के ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो? इनके रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है। कितना ज्यादा प्लेन बॉडी है तो वो ज्यादा स्लिप करेगी, कम फ्रिक्शन लगेगा, बोलो। और जितना ज्यादा रफ रही उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। यही क्वेश्चन था, और ऑप्शन हमारा क्या था कि किस पे डिपेंड करता है, अपर बॉडी पर, लोअर बॉडी पर, दोनों पर, या उनके रफनेस पर? तो हमें कहना है कि दोनों की बॉडी पर। किस पे? दोनों के बॉडी पर, बोलो आया ना? यस सर, ठीक है। तो दोनों के बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओ भाई इधर देखिए, इधर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ अप्लाइड करता है, होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी पढ़ा था, मोशन जहां जिस तरफ करती है बॉडी उसकी अपोजिट साइड में। ऑप्शन पढ़ता हूं मैं, इन विच बॉडी टेंड्स टू मूव, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट। किसके अपोजिट में करता है? कौन से बॉडी के अपोजिट में करता है? तो वो बॉडी, पहला ऑप्शन, वो बॉडी जो कि मूव करने वाली होती है उसके अपोजिट करता है ना? वही तो पढ़ा था ना, जिस तरफ बॉडी मूव करने वाली होती है उसके उल्टा डायरेक्शन में क्या करती है? इन विच द बॉडी इज मूविंग, मूव करने वाली हो या मूव कर रही हो, दोनों ऑप्शन सही है, बोलो है ना। मूव करने वाली हो या मूव कर रही हो, दोनों ऑप्शन सही है। और इसमें सी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी नंबर है दोनों में से कोई नहीं। तो हमें बोथ ए एंड बी का ऑप्शन लेना है, बोलो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट। हमें बताना है कि चारों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है ना। अरे जिस तरफ मोशन कर रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करता है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस। अभी पढ़ा था, जितना ज्यादा रफ रहेगा उतना ज्यादा लगेगा, तो ये भी सही है। रेशियो ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नॉन दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखियो अब इसमें जो है रेशियो ऑफ नॉर्मल आर होता है, फ्रिक्शन एफ होता है। क्या इसको कहते हैं या इसको उलट करके इसको कहते हैं? म्यू क्या होता है? एफ बाई आर होता है या आर बाई एफ होता है? आर बाई एफ। अच्छा, एफ इज इक्वल टू, अभी पढ़ा था, म्यू इंटू आर होता है। ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा, तो एफ बाई आर होगा कि आर बाई एफ होगा? तो कौन सा सही है? नीचे वाला सर। तो इसका मतलब तीसरा नंबर स्टेटमेंट हमारा गलत है। वैसे तुम्हारा आर बाई एफ हो रहा है।
अगला नंबर स्टेटमेंट, तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है, एक सही है, दो सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कंट्रोल। ये हमने कभी पढ़ा ही नहीं, एरिया ऑफ कंट्रोल तो कहीं है ही नहीं, तो 14 नंबर स्टेटमेंट तो सीधे सीधे खारिज है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो एक और दो सही है सिर्फ, और वो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब पिस्टन मूविंग इन द सिलेंडर ऑफ ए स्कूटर इंजन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। देखिए फ्रिक्शन मैंने बताया था तुम्हें, दो तरह के फ्रिक्शन होंगे, एक तो स्लाइड कर रहा होगा एक के ऊपर एक, और एक रोल कर रहा होगा एक के ऊपर एक, बताया था। और स्टैटिक और डायनेमिक दो बताया था, डायनेमिक में दो बताया था, एक स्लाइड करेगा और दूसरा रोल करेगा। तो पिस्टन एंड सिलेंडर, एक सिलेंडर होता है, ओ भाई वो ईडी में मत जा, इधर देख, एक पिस्टन है एक सिलेंडर है, पिस्टन होता है और सिलेंडर फिक्स होता है, सिलिंड्रिकल सरफेस, उसके अंदर पिस्टन अप एंड डाउन करता है, रोल तो नहीं करता ना, अप एंड डाउन करता है, मतलब एक सरफेस पर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो इसको स्लाइडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पढ़ा था स्लाइड, क्या कहते हैं स्लाइड मतलब फिसलना, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ये एग्जाम्पल हो जाएगा, किसका, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में स्लाइडिंग है। और कौन सा सर, और है रोलिंग, स्टैटिक, लिमिटिंग और स्लाइडिंग, चार ऑप्शन है, हमने पढ़ा है इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सा हो जाएगा ये, है ना। आगे बढ़ते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव इज द। देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिट तो समझ रहे हो, लिमिट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, जब करने किसी भी काम को ज्यादा से ज्यादा करने लगो तो उसमें लिमिट फिक्स किया जाता है ना। बहुत ज्यादा हंसने लगे हो, बहुत ज्यादा बोलने लगे हो, तो उसमें लिमिट फिक्स किया जाता है, लिमिट से बाहर हो रहे हो तुम, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कब फिक्स किया जाता है, जब मैक्सिमम फ्रिक्शन होने लगे। तो एक लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोग कंट्रोल करते हैं, और उसी के जो कोण बनाया जाता है उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोण ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो वो मैं बता दूंगा किसी क्लास में, तो वो पढ़ लेंगे। अभी इस तरह का कुछ आया नहीं तो मैंने बताया भी नहीं। ओके सर, तो खैर मैक्सिमम, तो जब मैक्सिमम फ्रिक्शन जाने लगता है तो हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा जाने लगा तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन को लिमिट कर देते हैं, इतना से ज्यादा हुए तो हमारी मशीन खराब हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन। पेपर से बाहर है तो बताइएगा सर। अच्छा, if is the force of friction and r the normal of friction, then coefficient of friction is given by, इसका फॉर्मूला पूछ रहा है, coefficient of friction is given by f by r, यही है क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन पूछ रहा है, mu is equal to what, तो mu is equal to f by r, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, एकदम डन है सर। which, इसमें से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, जितना हम पढ़ते हैं उतने में से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। which one form the following equation is correct for the coefficient of friction mu in the term of angle of friction, बताओ। मैंने mu के साथ साथ एक और चीज बताई थी, tan phi बताया था, हाँ सर tan phi बताया था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। mu is equal to what, mu is equal to sin phi tan mu 1 by tan phi, तो क्या होगा tan phi, बताया था भाई बस। the angle of friction is the angle between, angle of friction is what, angle of friction is what, किससे वो होता है, किसके बीच में होता है, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में होता है, रिजल्टेंट रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, रिजल्टेंट रिएक्शन एंड क्या कहते हैं, हाँ ठीक है ना, रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में ही होता है, ठीक है। ये शायद मैंने नहीं बताया, शायद मैंने बताया, लेकिन बनाते बनाते पता चल गया होगा कि रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में ही होता है, इसको कहते हैं हम लोग, कुछ तो बोलो, मुंह खोलो क्या, वो एकदम शांत बैठा हुआ है, शांत बैठा हुआ है। अच्छा इसमें देखो क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ रिपोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये देखो एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, इधर देखो एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, और इसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है पता है, mu इज इक्वल टू tan phi लिखने की बजाय इसने क्या किया है, tan को इधर भेजेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो ये इस तरह कर दिया है, tan इनवर्स mu इज इक्वल टू phi, इसको इधर भेज दिया है,
तो tan इधर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। अरे tan इधर आएगा तो 1/tan हो जाएगा ना, 1/tan में tan इनवर्स, tan इनवर्स म्यू हो गया। और tan इनवर्स म्यू जब हो गया तो वो जो है फाई जो है tan इनवर्स में हो जाएगा। इस तरह लिखने की बजाय इसने इस तरह बोलेगा, बोल रहा है कौन सा सही है, और 4 ऑप्शन दे दिए हुए हैं। फाई इज इक्वल टू tan म्यू, फाई इज इक्वल टू tan म्यू इज इक्वल टू tan इनवर्स फाई, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू और म्यू इज इक्वल टू sin फाई। तो हमारा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू वाला ऑप्शन नंबर सी है, जो कि हमारा सही होगा। बोलो है ना जी सर। तो ऐसे पूछे या ऐसे पूछे तो क्या मतलब है? या फिर ऐसे पूछे, जी सर। कैसे भी पूछे, हमारा ऑप्शन है ना। तो म्यू इज इक्वल टू ये वाला ऑप्शन हमारा गलत था, ये वाला सही था। बोलो है ना, बोले तो सर 3 नंबर पे ताला मारा जाए। इन में ताला मारा जाए। अच्छा लॉक किया जाए, 1 लाख करोड़ जीत गया, जो दे दे उससे ले लीजिए। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द सरफेस ऑफ, ओ इधर देखना यार क्या तोड़ दिया। ये सर देखिए, मैं सर बोतल पे हाथ रखा अच्छा था। भैया ये सर कैसे कैसे कर रहा है सर, इसको आगे बढ़ाइए। इधर देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द सरफेस ऑफ क्या कह रहा है, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मतलब फ्रिक्शन फोर्स, जो रेजिस्टेंस लगता है ना उल्टा डायरेक्शन में, वो किस पे डिपेंड करता है। तो हमने अभी पढ़ा था कि बॉडी के रफनेस पे डिपेंड करता है। बोलो, तो बॉडी के रफनेस पे डिपेंड करता है। तो किसके किसके बैठिए, तो बॉडी का रफनेस पे डिपेंड करता है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। बस हो गया खत्म। आगे देखते हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हुए। A man weighing 750 Newton pulling a body horizontally with a rope if the coefficient of friction between the shoe of the floor is 0.45 and the coefficient of friction between the body and the floor is 0.30, then the maximum weight of the body that can be pulled is, इसमें पूरा निकालना है। F is equal to mu r करके, W is equal to R is equal to W cos theta, W R is equal to W करके निकालना है इस क्वेश्चन को। जैसे अभी बताया था पिछले अभी जो पीछे बताया है, वैसे इसको निकालना है, निकाल के लाना है भाई। 14 नंबर क्वेश्चन निकाल के लाना है। A body is kept on a rough inclined plane whose angle is inclined is equal to angle of friction. That body will, क्या करेगी ये बॉडी, देखो ध्यान से। A body is kept on a rough inclined plane whose angle of inclination is equal to angle of friction. तो बॉडी क्या करेगी, नीचे गिरेगी, ऊपर गिरेगी, कहाँ जाएगी? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो इसको इससे याद रखना, जब बॉडी जो है ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन के, और जो इंक्लाइनेशन है, इंक्लाइनेशन होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो फाई हम लोग कह रहे हैं जिसको एंगल ऑफ रिपोज कह रहे हैं, जो बॉडी होती है, अगर इस बॉडी का और एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, दोनों का एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब रिजल्टेंट और अभी नॉर्मल दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अभी बताया था ना इसके पीछे। हाँ सर। तो ये थीटा जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगी ना, तो बॉडी जस्ट फिसलने वाली होगी। देखो बॉडी कब तक फिक्स रहती है, इस तरफ फिक्स है तो रुकी हुई है, ऐसे करेंगे रुकी हुई रहेगी। एक एंगल पर जाने पर ऐसा लगेगा कि अब बॉडी फिसलने वाली है, इससे थोड़ा सा भी ज्यादा किया ना ये फिसलेगी। समझ रहे हो? अब जैसे ही थोड़ा सा ऊपर किया गिर जाएगी। ठीक है, तो जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और जो अपना एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये दोनों के दोनों अगर बराबर रहे तो बॉडी बस फिसलने ही वाली होती है। कम रहे तो बॉडी स्टैटिक रहती है, ज्यादा रहे तो बॉडी फिसल जाए। समझ रहे हो? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।